और उसी से तो लकड़ी बनती है। और इसलिए 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट, इतना ज्यादा फॉरेस्ट का निर्माण आने वाले 10 सालों में करेंगे। ये एक बड़ा उद्देश्य रखा। दुनिया में इतना उद्देश्य किसी ने बड़ा नहीं रखा जंगल बढ़ाने का। और मुझे खुशी है कि पिछले 4 सालों में लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना ग्रीन कवर हमारे देश में बढ़ा है, जंगल में भी और जंगल के बाहर भी। हम जो समझते हैं जंगल पूरा कट रहा है, आज भारत का ग्रीन कवर बढ़ रहा है और केवल 2 देश का बढ़ रहा है, उसमें भारत है। इसका हमें सबको समाधान होना चाहिए। तो ये हम किया। और तीसरा एक अंतिम गोल दिया प्रधानमंत्री ने पिछले महीने, जब COP14 हुआ यहाँ लैंड डिग्रेडेशन पर, तब प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि भारत ये COP25 में मैं अभी जाऊंगा। ये COP14 लैंड डिग्रेडेशन के मुद्दे पर था, नई दिल्ली में हुआ। और उसमें ये हुआ कि 26 मिलियन हेक्टर्स, 2 करोड़ 60 लाख हेक्टर्स भूमि जो आज बंजर बनी है, उस बंजर को फिर से हरित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा 10 साल में ये भारत करेगा। ये भी एक नया टारगेट प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा और उस पर काम चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंज में। लास्ट में 2 बातें इसमें, हम हमारे रास्ते पर चल रहे हैं, अब दुनिया को चलना है। अगले महीने मैं जाऊंगा, स्पेन में अभी हो रहा है COP25, तो उसके बारे में भारत की भूमिका सीधी है कि भारत अपना काम कर रहा है, हर देश को करना चाहिए। पेरिस में जो वादा किया सबने वो निभाना पड़ेगा, यह हमारा कहना है। और उसके लिए विकसनशील देशों को फाइनेंस मिलना चाहिए, जो कबूल किया था $100 बिलियन, और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एट कॉस्ट मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलनी चाहिए। नहीं तो टेक्नोलॉजी अगर नहीं मिलेगी तो ये बदलाव जल्दी नहीं आ सकते। और भारत का बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्लियरेंस कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट उदाहरण देता हूं। दिल्ली का मेट्रो आप देख रहे हैं, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो यहां। मैं जब दिल्ली में आया 2003 में, तब पहली लाइन बनी थी। अब इतनी लाइनें बनी है, 10-12 लाइन्स हो गई, और उसमें 274 स्टेशन है, 355 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे है, 50 लाख लोग रोज पर्यावरण पूरक प्रवास करते हैं, 4 लाख गाड़ियां जो अदरवाइज सड़क पर आती वो नहीं आती है। लेकिन उसके लिए जो स्टेशंस बनाए, मेट्रो का विकास किया, तब कुछ पेड़ काटने पड़े। तब पेड़ काटने पर हमारी एक पॉलिसी है कि एक पेड़ काटो तो 5 लगाने पड़ेंगे, बढ़ाने भी पड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के मेट्रो के लिए जितने पेड़ कटे गए थे, उससे 5 गुना ज्यादा पेड़ बढ़े हैं। वो दिखाई देते हैं, कहाँ है ये आपको भी कभी दिखाएंगे। और वो पेड़ भी बढ़े, जंगल भी बढ़ा, और लोगों का इतना पर्यावरण का सुविधा हुआ। ये सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है। पर्यावरण की रक्षा भी, एक मिनट मैं बताओ 1 मिनट बताइए, वहां भी यही होने वाला है, आप समझ लीजिए। मूल मुद्दा ऐसा है कि ये विकास भी और पर्यावरण की रक्षा भी दोनों साथ में हमें करना है। अब आते हैं पोल्यूशन, जिसकी चर्चा आज दिल्ली में और सारे देश में है। लेकिन उसमें एक नया फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मुझे आज के आंकड़े आए हैं, जैसे कल के आंकड़े थे, और अभी निहाल ने भी बताया कि, निहाल चंद जी ने बताया कि दिल्ली का 300 से ज्यादा होने वाले शहर, बागपत, भिवंडी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हिसार, कानपुर, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मीरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा, पानीपत, पटना, यमुनानगर, सभी जगह 300 से ज्यादा पोल्यूशन की मात्रा है PM 2.5 की। तो वो लोगों को चिंता देती है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आया कहां से? सर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होता है जब प्रॉब्लम है ये रिकॉग्नाइज करते हो। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया।
आज 730 जगह उसका परीक्षण होता है, 344 शहरों में होता है, ये एक करके दिखाए। इसके बाद आज उसके कारण तीसरी आज तिरुवनंतपुरम में यहाँ 300 से ज्यादा है, 500 वो अलग है, हमने ढूंढा नहीं। भारत में पहली दफा लाया, हमने लाया, ये मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, तिरुवनंतपुरम जब यहाँ है 300, में एक नया मुद्दा बता रहा हूँ कि जब अभी हम प्रदूषण की चर्चा और इतने शहरों में 300 से ज्यादा है, मैंने पढ़ा। अभी तिरुवनंतपुरम में 45 है, 45 ओनली। इट्स क्लीन। अरे एक मिनट सुनो तो सही। हाँ, एलोर में 35 है, रामनगर में 48 है, अजमेर में समुंदर नहीं है, एक मिनट, अजमेर में 90 है, अलवर में 96 है, औरंगाबाद में 85 है, कोयम्बतूर में 54 है, कोयम्बतूर में 54 है। एक मिनट रे, बैठिए। गांधीनगर 72 है, हल्दिया आपकी यहाँ ही, हल्दिया में 96 है, मैसूरू में 52 है, नासिक में 100 है, दिल्ली का बताया ना 400 है, तो वो तो पहले बताया। आप क्या है, थोड़े समय जागते हो, थोड़े समय सोते हो, तो ऐसा मत। अधीर है, अधीर। एक मिनट। और तिरुपति जहां हम सभी जाते, एक मिनट, आई विल टेल यू, सभी जगह इसका कारण है, जैसे इन्होंने सही कहा कि भाई वहां सागर है, तो ज्योग्राफी ये भी एक मुद्दा है, यही मैं बताना चाहता हूं। और ज्योग्राफी के बारे में ये ऐसा क्यों होता है कि देश के एक हिस्से में और खासकर इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये सबसे प्रदूषण ज्यादा है, क्योंकि गंगा के से भी मॉइस्चर आता है, हिमालय से भी मॉइस्चर आता है, और ठंड हवा होती है, या हवा का स्पीड जब कम होता है, और जो दिल्ली की स्थिति है वो थ्रॉट बोलते हैं, बॉल जैसा है, तो बॉल जैसे होने के कारण हवा अगर 20 किलोमीटर से चलेगी तो हम देखते हैं कि हवा साफ होती है, लेकिन 20 किलोमीटर से कम जब स्पीड होता है विंड का, तब हवा वही के वही रहती है, और इसलिए यहाँ पोल्यूशन की ज्यादा स्थिति है। मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, आप में से थोड़े लोग होंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट का रिपोर्ट के आधार पे मैं केवल 3 लाइन पढ़ने के देना चाहता हूँ। Meteorology plays a dominant role in Delhi's air quality or anywhere's air quality. Ventilation index, defined as product of wind speed and mixing height, is a significant factor affecting air quality. Winters are dominated by cold, dry air and ground-based inversions with low wind conditions, which makes the air stagnant and creates an unfavorable condition for dispersion. तो ये होता है, तो ये भी एक नया फैक्टर है। लेकिन इसके सिवा पोल्यूशन के 4 कारण हैं। इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, वाहनों से प्रदूषण होता है, धूल से प्रदूषण होता है, बायोमास बर्निंग से प्रदूषण होता है। और इस हर एक विषय पे पिछले 4 साल में 5 साल में क्या क्या काम हुआ वो भी बताऊंगा, क्योंकि उपाय होना जरूरी है, रोज काम करना जरूरी है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता है, ये पार्टी का मुद्दा नहीं होता है, ये सबका हमारा मुद्दा है, क्योंकि सांस सब हम एक ही हवा का लेते हैं, तो हमें हवा साफ करनी है, यह हमारा अधिकार होना चाहिए। और उसके लिए क्या काम चल रहा है इतना बताऊं। इंडस्ट्री का पोल्यूशन कम हो, इसके लिए यहाँ बदरपुर, दिल्ली का बताता हूँ, बाहर का भी बताता हूँ। बदरपुर में एक पावर प्लांट चल रहा था, पोल्यूशन कर रहा था, हमने बंद कर दिया, पोल्यूशन खत्म वहां का। बाकी भी पावर प्लांट्स है देश भर में, उनको नए मानक स्थापित किए हैं कि उन स्टैंडर्ड्स नए दिए हैं, उस स्टैंडर्ड पर उनको नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अनेक जगह आ गई है, और उनका पोल्यूशन लोड जो पहले होता था वो अब कम हुआ है। ये सारे रिपोर्ट्स में बाकी आपको दिखाऊंगा भी। 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी इसके आई। पेट कोक को बैन कर दिया, यहाँ फर्नेस ऑयल को बैन कर दिया। 2800 उद्योग पीएनजी पर शिफ्ट हो गए, लगभग 3000 के आसपास ब्रिक क्लीन्स ये झिगजैग टेक्नोलॉजी पर आ गए, जिसके कारण ब्रिक क्लीन का भी कमाल होता है। 8 करोड़ एलईडी देश भर में बांटे हैं,
तो एलईडी से भी जो लकड़ी का धुआं जलता था वो खत्म हुआ ना, उसका हेल्थ भी सुधरा और उसके साथ पोल्यूशन भी कम हुआ और लकड़ी भी बची। तो तीनों फायदे हुए, विद्युत खपत भी कम हुई। फिर आगे उज्ज्वला आया, एलईडी आए, एलईडी बल्ब 40 करोड़ बल्ब आज लोगों के घरों में गए, गरीबों के, उनकी बिजली की बचत हुई देश की, उनके बिल की बचत हुई, लेकिन सब मिलके उत्सर्जन और दोनों कार्बन एमिशंस भी कम हुआ, पोल्यूशन भी कम हुआ, ये हमें समझना चाहिए। तो ये काम इंडस्ट्रीज में सारे मानक बदल दिए, सभी उद्योग, ऑल अक्रॉस 17 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव चेंज्ड एंड एनहांस्ड द एमिशन नॉर्म्स टू हैव लेस पोल्यूशन एंड लेस कार्बन एमिशन। तो उस दिशा में काम किया। सबसे बड़ा काम दिल्ली के लिए जहां है वो भी और देश का भी, इतने हाईवे बनते हैं, इतने रेलवे, हवाई जहाज और ये सबका जब विस्तार होता है, वाटरवेज नया शुरू किया, उस सब का परिणाम ये प्रदूषण कम होने में होता है। और इसके 3-4 आंकड़े बताता हूं। मेट्रो अब देश में 600 किलोमीटर की है और 600 किलोमीटर की नई बन रही है। इससे 2 करोड़ लोग उससे प्रवास करेंगे। आज 1 करोड़ लोग लगभग प्रवास कर रहे हैं। हाईवेज बदले और छोटे छोटे, यानी दिल्ली में हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट जाते समय धौला कुआं में जो पहले 15, 20, 25 मिनट लगते थे, अब सीधे जा रहे हैं। क्यों? गडकरी जी ने रास्ते का नया ऐसा विकास किया कि उसके कारण अब वहां ये कंजेशन नहीं होता, और कंजेशन नहीं होता इसलिए पोल्यूशन भी कम होता है। तो वो लेकिन ये अभी किया जो शीला दीक्षित जी ने किया। देखो, ये पहले प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि मेरे पहले आने वाले हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ किया है। ये मानने वाले ये प्रधानमंत्री है, बाकी नहीं करते थे ऐसा। तो ये ऐसे बहुत काम अभी जितने बारापुला से लेकर जो दिल्ली में हुए वो भी हुए। एक्सप्रेसवे देश भर में बन रहे, हाईवे रिकॉर्ड टाइम में बन रहे, वाटरवेज नए शुरू हुए। कुछ नेता बोट से वाराणसी की यात्रा कर सके, क्यों? इसलिए कर सके क्योंकि वहां पानी ठीक हुआ, इसलिए कर सके। ये भी हमें समझना चाहिए। रेलवे का विस्तार है, मैं बताता हूं, वही इसीलिए तो गए। और कुंभ में सबसे साफ सुथरा कुंभ इस बार हुआ। जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया कि दुनिया का पहला देश हुआ कि जिसने कमर्शियल बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट ये बायोफ्यूल पर चलाया, ये करके दिखाया। तो ये हमारा हुआ। और बसेस इलेक्ट्रिकल आई उस समय भी, अभी भी आई। और ये सारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आ रहा हूं। सभी मंत्रालयों के वाहनों को धीरे धीरे बदल रहे हैं और आज तक 3,28,000 ई व्हीकल्स के लिए जनता को सब्सिडी मिली है। तो ये हमारा काम है। इथेनॉल के द्वारा भी 5% मिक्स करते थे, पहले मिक्स ही नहीं करते थे। अभी 5% और 10% मिक्स होने से हमारे धुआं कम होता है, प्रदूषण कम होता है। यह हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव किया कि दिल्ली में वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे किया। 60,000 ट्रक ऐसे आते थे दिल्ली में जो दिल्ली से कोई संबंध नहीं, उनका काम नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दिल्ली से होकर गुजरते थे। आज यह अलग रास्ता रिंग रोड हो गया और उसके कारण आज 60,000 वाहन जो दिल्ली को प्रदूषित करते थे आज नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, किसी में भी क्रेडिट लेते हैं। एक लोग काम करे, कोई टोपी पहने, कोई, ये भी एक काम हो रहा है कि काम हम करें और एडवर्टीजमेंट दूसरा दे। और उसमें ये भी हो रहा है कि ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे किया हमने, उसके लिए जो राज्य सरकार को पैसा देना था वो नहीं दिया, उसके लिए कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आपका कंट्रीब्यूशन दो, सड़क पूरी हो गई। तो ये, लेकिन मैं आज उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि छोटी बात है। हाँ, लेकिन डस्ट का है, डस्ट का पोल्यूशन भी बहुत, क्योंकि हाँ, ये भी एक इंडो गैंजेटिक बेल्ट में
एल्यूवियल सॉइल, हिमालय इज ए यंग, एक नया पर्वत है हमारा। सह्याद्री जो है दक्कन का जो किले है वो अलग है उसकी सॉइल और यहाँ की, तो यहाँ धूल ज्यादा उड़ती है, तो धूल का होना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रदूषण बढ़ता है। तो धूल के कणों को डस्ट सप्रेसेंट नए केमिकल्स आए उसका उपयोग करते, 6-6 घंटे वो रहता है सप्रेस, फिर से करना पड़ता है उस सिंचाई, तो स्प्रिंकलिंग हो रहा है। बायोमास बर्निंग एक बड़ा मुद्दा है। माइनिंग में भी धूल उड़ती है, तो उसके लिए भी हमने कड़ाई से नियम किए हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन के भी नियम किए हैं, और पहले से जो उनको अपवाद करके सड़क से जाने का दिया था उसमें बहुत जगह कन्वेयर बेल्ट पे लाया है, और उसके जगह और भी दूसरे नए उपाय कर रहे हैं, नए नियम हम तैयार कर रहे हैं। बायोमास बर्निंग पराली का जो विषय है वो सच है, लेकिन दिल्ली में भी जलता है, दिल्ली के इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी जलता है, कचरा जलाते लोग। तो ये उन राज्यों को, उन एजेंसीज को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। और भारत सरकार ने खुद मशीन दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका मॉनिटरिंग रोज होता है, और वो बारी बारी से टास्क फोर्स का मीटिंगें करते हैं। तो ये हमने करके दिखाया, अमृत है, बाकी सब है, नई नई योजनाएं की, और इस हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में और बाकी नए अल्टरनेटिव कैसे पर्यावरण पूरक। तो BS6 में हमने ट्रांसफर किया, पहले जो 24 में होने वाला था वो 20 में हुआ। तो पहले तो 2014 में देश भर में BS3 ग्रेड का फ्यूल मिलता था, अब BS4 का देश भर में मिल रहा है, दिल्ली में BS6 का मिलने लगा है, और देश भर में 1 अप्रैल से BS6 का पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा। और BS6 वाहन भी नए, BS6 कंप्लायंट वाहन सभी आएंगे। 5 साल पहले उद्योगों को बोला कि 1 अप्रैल के बाद आपको पुराने वाहन नहीं चलेंगे, उस टेक्नोलॉजी के, नए टेक्नोलॉजी के वाहन चाहिए, और उसका कारण 80% प्रदूषण वाहनों का, व्हीकल्स का कम होगा, ये है। लेकिन मैं एक आखिरी मुद्दे में आ रहा हूं, इसलिए हमने सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाया कि हर शहर की कहानी अलग है, हर शहर का बीमारी अलग है, तो उसको इलाज करने के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यहां से पैसे भी दे रहे, गाइडेंस भी दे रहे, हर सिटी का प्लान अलग हो रहा है। स्मार्ट सिटी में भी, अमृत में भी सभी रिसोर्सेज से पैसे उसमें डाल रहे हैं, ताकि हर शहर का प्रदूषण कम हो, ये उसकी कल्पना है। लेकिन एक सत्य है कि इसमें लोगों की भी भूमिका है, हमारी सबकी भी भूमिका है। आखिर जितने पेड़ हम लगाएंगे उसका प्रदूषण कम होने में निश्चित उपयोग होता है, और इसके लिए कितने अच्छे काम कर सकते हैं, लोग लगाते हैं। एक जिनको पद्मश्री मिला, ये सम्मान भी ऐसे ही लोगों को मिलने लगा जिन्होंने पूरा गांव ग्रीन किया, उनको मिलने लगा। अब एक नया आया है, एक ने मुझे गणित करके भेजा कि जिंदगी में जितनी सांसें हम लेते हैं उसके लिए हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन 7 पेड़ लगाकर बढ़ाने से, जो 7 पेड़ जिंदगी भर देते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे जिंदगी को सफिशिएंट है, 7 पेड़। तो आज हम प्रतिज्ञा करें कि सभी लोग 7-7 पेड़ कम से लगाकर बढ़ाए। ये अगर करते हैं तो अपनी ऑक्सीजन बैंक हम खुद तैयार करते हैं, ये करने की जरूरत है। हमने स्कूल में एक योजना शुरू की, स्कूल नर्सरी, और आगे और बढ़ाएंगे कि स्कूल में नर्सरी होगी, बच्चे वहां खुद बीज पौधा रोपण करेंगे, पौधा आएगा, उसको बढ़ाएंगे, परवरिश करेंगे, और वर्ष के बाद जब एनुअल रिजल्ट आता है उसके बाद वो अपना बढ़ा हुआ पेड़ लेके जाएगा घर में, एनुअल ट्रॉफी के तहत, और वो पेड़ वहां लगाएंगे। अपने घर में अगर जगह है तो वहां लगाएंगे, घर में जगह नहीं है तो किसी को जाकर कहेंगे कि मैंने ये पेड़ तैयार किया है, मेरा पेड़ आपके यहां लगेगा क्या? लोग हाँ कहेंगे। एक पेड़ लगाने की मानसिकता बढ़ानी है, क्योंकि अवेयरनेस से ही काम होता है। देखो, फायर क्रैकर पहले कितने बचते थे, धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन
अब लोगों को समझ में आया, इस साल आपने देखा होगा, सबने फील किया होगा कि बदला है माहौल। मैं हर वर्ष में दीपावली में मेरे घर में जो मेरे आवास के परिसर में जो रोड साफ करते हैं, सफाई करते हैं और जो ड्रेनेज सफाई करते हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को बुलाता हूं, उनके साथ 2 घंटे बैठकर दिवाली मनाता हूं। और उसमें मैंने इस साल पूछा कि फायर क्रैकर्स कितने बजे, तो बोले पिछले सालों के तुलना में अब 10 से 20% ही बज रहे हैं, बाकी फायर क्रैकर्स नहीं हो रहे। तो ये नई अच्छी पहल है, ये अच्छा माहौल। हम एनवायरमेंट का प्रशिक्षण अगर स्कूल से देते हैं तो क्या परिणाम होता है, बच्चे ही कहते हैं पिताजी को कि आप मुझे फायर क्रैकर नहीं चाहिए, ये कहने लगे। ये नई शुरुआत है और इसको बढ़ाना हमें है। और इसलिए पानी की बचत, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कचरा उठाना, प्लॉगिंग और ट्रैफिक के नियम पालना, क्योंकि नजदीक के काम साइकिल से करें। मैं तो 8 साल से ई स्कूटर यूज करता हूं मेरे घर के काम के लिए भी, और मैं जब खुद चलाता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाना है, कहीं जाना है, तो मेरी इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आपसे तो वहां तो, और बाकी कहीं भी बाजार में जाना है, मुझे शौक है, तो मैं स्कूटर चला के और इलेक्ट्रिकल स्कूटर 8 साल से यूज कर रहा हूं। अच्छी है। अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आया है मंत्रालय का, तो मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही यूज कर रहा हूं। तो ये सब हमें लोगों का भी सहभाग चाहिए, एक जन आंदोलन चाहिए। और जन आंदोलन के तहत जब ये हम समस्या के निदान के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सरकार भी काम करेगी, सबको साथ लेकर काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बीजिंग में प्रदूषण के समस्या पर 15 साल लगे उनको, तो हम कम समय में हमारे प्रदूषण को मात देंगे और सब मिलके देंगे। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क किया है, सभी साइंटिस्ट रोज बैठते हैं, किसी का भी नया टेक्नोलॉजी आया उसको जांच पड़ताल करते हैं और प्रदूषण खत्म करने के रोज नए उपायों को ढूंढते रहते हैं। और मुझे लगता है यही रास्ता है। भारत जलवायु परिवर्तन में भी नेतृत्व करेगा और प्रदूषण से भी जल्दी मुक्ति पाएगा, ये मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।